के नोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज आपके लेके आए हैं नई इमेज के साथ में पूरा टॉपिक, जिससे आप लोगों को जल्दी से ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा और एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, आपको सामने जो कुछ पिक दिख रही है ना, इनको देख आप पता लगाना पड़ेगा आप लोगों को ये नस्ल जो ऊँट की दे रखी है वो कौन सी नस्ल है। इसके बाद में मैं आपको वीडियो के अंदर इनके सारे क्वेश्चन हल करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऊँटों की नस्लें दिखाने वाला हूँ, जिनको देखकर आप अंदाजा लगाना कि वो कौन से ऊँटों की नस्ल है। तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहले सिंगल कुबड़ का और डबल कुबड़ का, ठीक है, ये ऊँट दिख रहा है। इसके बाद आप देखना, ये देखिए दूसरी नस्ल। तो ये मेरे पास में काफ़ी सारे ऊँट हैं जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और टॉपिक का नाम है कैमल मैनेजमेंट। क्या नाम है? कैमल मैनेजमेंट। तो पहले के अंदर तो अपन लोग इसकी सामान्य जानकारी बात देखेंगे और दूसरे के अंदर अपन लोग इसके बारे में सारा अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऊँट प्रबंधन। भैया ऊँट होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऊँट होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है सिंगल हम्प के ऊँट। ठीक है, ऊँट दो प्रकार के, एक होता है सिंगल हम्प का और एक होता है डबल हम्प का। ये समझ गए होंगे आप। हम्प का मतलब क्या होता है? कुबड़। सिंगल हम्प वाले का मतलब होता है एक कुबड़ वाला ऊँट। कौन सा ऊँट? एक कुबड़ वाला ऊँट, जो भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा है डबल हम्प वाला ऊँट, इसे बोलते हैं दो कुबड़ वाला ऊँट। अब आप सोचोगे कि क्या ऐसे ऊँट भी भारत में पाए जाते हैं? तो हाँ, ऐसे ऊँट भी भारत में पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाला ऊँट ये भी भारत में मिल जाता है। आप पूछोगे कि भाई ये ऊँट कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले देखना, जो सिंगल हम्प के ऊँट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा भारत में ये वाले ऊँट ही पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से ऊँट मिलेंगे? सिंगल हम्प वाले मिलेंगे सबसे ज़्यादा मात्रा में। और अब आपसे कोई बोल दे कि ये ऊँट सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेंगे, तो आपको बताना है कि ये ऊँट सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत के राजस्थान में मिलते हैं। आप याद कर लो कि भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा, भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। अगर आपको इनका परसेंटेज पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट ये ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, तो भारत के कुल ऊँटों का 75% ऊँट ये वाले राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारत का कितना परसेंट ऊँट राजस्थान में पाया जाता है। तो भारत का 75% ऊँट राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में वो ऊँट कौन सा है? सिंगल हम्प वाला ऊँट है, एक कुबड़ वाला ऊँट है। फिर बोले कि जो डबल हम्प का ऊँट है, दो कुबड़ वाला जो ऊँट है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वो सबसे ज़्यादा आपके लेह लद्दाख। कहाँ पाया जाता है? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देख लो एक बार कि वो ऊँट कौन सा है। वो ऊँट कौन सा है? ये वाला ऊँट, ये भैया डबल हम्प वाला। ये देखो इसका हम्प देखो भैया, देखो, ठीक है, ये डबल हम्प वाला, ये एक कुबड़ और ये एक कुबड़, 1 + 1 2 कुबड़ है ना। तो इन्हें बोल देते हैं वो दो कुबड़ वाला ऊँट। ये साइज में एक कुबड़ वाले से ये साइज के अंदर जो दिख रहा है ना ऊँट, साइड के अंदर ये वाला ऊँट एक कुबड़ और दूसरा कुबड़, ये दो का माना जाता है ये वाला। तो ये जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा और लेह लद्दाख के अंदर मिल जाएगा। राजस्थान में इस प्रकार के ऊँट पाए नहीं जाते। राजस्थान में किस प्रकार के मिलेंगे? राजस्थान के अंदर आप लोगों को इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान में आप लोगों को इस प्रकार के मिलेंगे, इस प्रकार के मिलेंगे, जिनके ऊपर केवल एक कुबड़ी पाई जाती है। देखो, जिनके ऊपर देखो केवल एक कुबड़ी, वाला एक कुबड़ी पाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में आपको इस प्रकार के ऊँट दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे, आपसे कोई बोले कि ऊँट का
आपसे कोई पूछ ले कि ऊँट का साइंटिफिक नाम क्या होता है, ऊँट का जेडन क्या होता है, ऐसा अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप क्या बताओगे जेडन का। तो सबसे पहले आपको याद करना है, देखो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि सिंगल हम्प वाले का क्या नाम होता है और डबल हम्प वाले का क्या नाम होता है। अभी कुछ साल पहले जेट के अंदर आया था कि सिंगल कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सिंगल हम्प वाले का होता है कैमेलियस, कैमेलियस ड्रोमोडेरियन, कैमेलियस ड्रोमोडेरियन, ये होता है सिंगल कुबड़ वाले का नाम। और डबल वाले का होता है कैमेलियस बैक्ट्राइन, क्या नाम होता है, कैमेलियस बैक्ट्राइन। सिंगल कुबड़ वाले का कैमेलियस ड्रोमोडेरियन और डबल कुबड़ वाले का कैमेलियस बैक्ट्राइन। फिर आपसे को बोले कि इसकी फैमिली क्या होती है, ऊँट की फैमिली, तो बताओगे कैमेलिडी, क्या बताओगे, कैमेलिडी बताओगे। ऊँट की फैमिली कौन सी होती है, कैमेलिडी होती है, यहाँ तक आपको बताना पड़ेगा। फिर बोले कि इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स की बात करें, गुणसूत्र की बात करें कि ऊँटों में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो बताना 2n बराबर 74 होती है। कितनी होती है, 2n बराबर 74 गुणसूत्रों की संख्या। अब पहला क्वेश्चन तो आपका यही से पूछेंगे कि सिंगल हम्प वाले का नाम तो कैमेलियस ड्रोमोडेरियन, डबल हम्प वाले का कैमेलियस बैक्ट्राइन, कुल का नाम कैमेलिडी और क्रोमोसोम्स 2n बराबर 76। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको याद हो गया। फिर आपसे बोले कि ऊँटों में गर्भकाल कितने दिन का होता है, ऊँटों में गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो वो बताओगे। ऊँटों का गर्भकाल 390 से 410 दिन, कितना दिन, 390 से 410 दिन होता है ऊँटों का गर्भकाल, 390 से 410 दिन, यहाँ तक कर लोगे। फिर आपसे बोले कि ऊँट में तापमान कितना होता है, ऊँट का तापमान कितना होता है, तो वो मैंने आपको पीछे की वीडियो बता चुका हूँ पहले ही कि ऊँट में तापमान 2 होता है, एक सुबह के 6 बजे और एक शाम के 6 बजे। भाई एक तो सुबह के 6 बजे और एक शाम के 6 बजे, तो सुबह के 6 बजे तापमान होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। और शाम के अगर 6 बजे की बात करें तो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करता हूँ इनमें तो आपको कोई समस्या नहीं है, इनका मामला तो सेट कर दो जल्दी से। कैमेलियस ड्रोमोडेरियन, बैक्ट्राइन, कैमेलिडी, गुणसूत्र 74, गर्भकाल 390 से 410 दिन और तापमान सुबह के 6 बजे 34 और शाम को 6 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले भाई, फिर चलेंगे आगे की ओर। चलो भाई अब आगे चलते हैं। आप देखिए अगर मध्य चक्कर की बात करें कि ऊँटों में मध्य चक्कर है, हीट पीरियड कितने दिन से आता है, मध्य चक्र कितने दिन से आता है, तो बताओगे 14 दिन। कितना दिन है, ऊँटों में 14 दिन से मध्य चक्र आता है। फिर आपसे बोल दे मध्यकाल की अवधि बताओ भैया कि मध्यकाल की अवधि कब होती है, कितने दिन की होती है मध्यकाल की अवधि, तो आप बताओगे 5 से 7 दिन की होती है, ठीक है ना। कि मध्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो 5 से 7 दिन की होती है। लेकिन मैं आपको पहले समझा दूं कि ऊँट हर समय प्रजनन नहीं करते, ऊँट ऋतु प्रजनक होते हैं। क्या होते हैं ऊँट, तो ये लिख लो कि ऊँट ऋतु प्रजनक होते हैं, इसको याद रखना भाई, ऊँट ऋतु प्रजनक होते हैं। हर समय प्रजनन में ये नहीं काम आते या नहीं लेते, ये हमेशा ऋतु प्रजनक ही होता है। इनमें ये प्रजनन का टाइम वो कब चलता है उसका ध्यान रखना। तो ऊँटों में अब मैं जो लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में आया हुआ था 2018 के अंदर, सुपरवाइजर में आया हुआ था क्वेश्चन और सबने सही किया होगा, तो वो क्वेश्चन कर लो। ऊँटों में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट
पीरियड, ऊँटों में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट पीरियड क्या कहलाता है? मतलब जिस समय ऊँट सेक्स करते हैं, प्रजनन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो वो उस समय का वो टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था रट या मस्त। क्या बोलते हैं भैया? रट या मस्त बोलते हैं। अरे सर्दियों के अंदर देखा होगा ऊँटों में मस्ती आती है, मस्ती, उसे मस्ती बोलते हैं। वैसे उसको देखा जाए वैज्ञानिकों के अनुसार तो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट पीरियड होता है उनका, तो उसे वो लोग क्या बोलते हैं? या तो रट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? मस्त बोलते हैं। इस समय क्या होता है? इस समय ऊँट की मुंह की पोल ग्रंथियां, जो मुंह की पोल ग्रंथियां हो ना, पोल ग्रंथियां, तो मुंह की पोल ग्रंथियों से झाग निकलता है। क्या निकलता है? झाग निकलता है। मुंह की पोल ग्रंथियों से झाग निकलता है। वह इसमें ऊँट काट खा सकता है। इसका भी ध्यान रखना भैया, इसमें ऊँट काट खा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट पीरियड क्या कहलाता है? रट या मस्त कहलाता है। इस समय मुंह की पोल ग्रंथियों से झाग निकलता है, पोल ग्रंथियां फूल जाती है और ऊँट काट खा सकता है। अब यह वाला क्वेश्चन पहले बार पूछ लिया। अब जो पूछने वाला क्वेश्चन वो कौन सा है वो देखना। अब जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये वाला है कि जो ऊँट ऋतु प्रजनक होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ऊँट प्रजनन कौन से समय करते हैं? कौन से समय करते हैं? इसका ध्यान देना भाई। या ऊँटों के प्रजनन का सर्वोत्तम टाइम कौन सा होता है? इसका ध्यान देना। ये अभी तक आया नहीं है, तो ये होता है भैया नवंबर से लेकर मार्च तक। नवंबर से लेकर मार्च तक ये ऊँटों के प्रजनन का सर्वोत्तम समय माना जाता है। कौन सा? नवंबर से लेकर मार्च तक का समय सबसे सर्वोत्तम होता है। इसी समय ऊँट क्या करता है? प्रजनन करता है। फिर अगली बात, अब ये यहाँ तक तो हो गया। फिर आपसे वो बोले कि जो नर ऊँट होता है, कौन सा ऊँट? नर ऊँट। नर ऊँट कितने वर्ष का होने पर प्रजनन के काम में लिया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन आपसे को बोले कि नर ऊँट कितने वर्ष का होने पर प्रजनन के काम में लिया जाता है, तो आप बताओगे कि 5 से 6 वर्ष का होने पर। कितने वर्ष का? 5 से 6 वर्ष का होने पर ऊँट प्रजनन के काम में लिया जाता है। फिर आपसे अगर बोले कि मादा ऊँट कितने वर्ष के होने पर, कितने वर्ष का होने पर प्रजनन के काम में लेते हैं? प्रजनन के काम में लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले तो बताना 3 से 4 वर्ष। कितना टाइम भैया? 3 से 4 वर्ष। नर ऊँट तो 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रजनन के काम में लेते हैं, जबकि मादा ऊँट जो होते हैं ना उनको 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन के काम में लेते हैं। एक मादा ऊँट 3 वर्ष के अंतराल पर 3 वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है। इसका भी ध्यान रखना भैया। एक मादा ऊँट 3 वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है, क्योंकि ये सब ऋतु प्रजनक होते हैं। सर्दियों में ये प्रजनन करते हैं। इनके सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट पीरियड को रट या मस्त कहा जाता है। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मामला सेट हो गया होगा। नेक्स्ट वाला है अगली बात कि भारत के अंदर
भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कि भाई अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आया। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो प्रजाति है ऊँटों वाली, तो भारत में सबसे पहले ऊँट कौन लेके आया, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। ये सबसे पहले बाहरी देशों से अपने भारत के अंदर ऊँट लेकर आया। कौन भैया? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। ये सबसे पहले भारत के अंदर ऊँट लेके आया। जबकि आपसे कोई बोल दे कि राजस्थान में सबसे पहले ऊँट कौन लेके आया, राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऊँट लाने का श्रेय भाई भारत का तो हो गया। अब सवाल तो ये होता है राजस्थान में कौन लेके आया, श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके एक लोक देवता है। लोक देवता 5 है, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी, गोगा जी, है ना। तो इनमें से एक लोक देवता है जिसका नाम है पाबू जी। क्या नाम है? पाबू जी। तो पाबू जी को ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है कि राजस्थान में ऊँट पाबू जी लेकर आए थे और भारत में ऊँट कौन लाया? मोहम्मद बिन कासिम। अब आपसे कोई बोले कि ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है, ये आपका नॉलेज का, ये आपको आना चाहिए। ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है? ठीक है, ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है, ये आपको आ जाना चाहिए। आपके एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुभाष जी सर, बहुत अच्छे। हमारे सर ने बता दिया तो आपको भी आ गया होगा। उसका नाम है रायका या रेबारी। क्या नाम है? रायका या रेबारी। अरे रेबारी जाति के लोग ही पाबूजी महाराज की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए जब भी ऊँट बीमार होता है ना, तो रायका या रेबारी जाति के लोग पाबूजी महाराज की पूजा करते हैं। तो ऊँट के बीमार होने पर रायका या रेबारी जाति के लोगों के द्वारा पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। अरे मैं आपको बता दूं, जब ऊँट बीमार होता है ना, तो वहाँ रायका या रेबारी जाति के लोग पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन करते हैं। जो प्रसिद्ध फड़ है उसको माट के साथ में है ना, रावणते के साथ में इसकी पूजा करते हैं। ये बोलते ताकि वो ऊँट क्या हो जाता है, फिर सही हो जाता है। ये उनका मानना है। उनका एक प्रसिद्ध मंदिर अपने नागौर की तरफ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पाबूजी ऊँट बांधने वाली जाति रायका या रेबारी, और ऊँट के बीमार होने पर ये पाबूजी महाराज की पूजा करते हैं। यहाँ तक ही आपको आ गया होगा। यहाँ तक का मामला सेट कर लो, फिर आगे चलें। यहाँ तक का मामला सेट करें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर थोड़ी देर में आगे चलने वाले हैं। कर लिया होगा, तो लो आगे चलते हैं। अब एक आपका क्वेश्चन है, जीके का ही क्वेश्चन है, वो बहुत सा क्वेश्चन है, काफी बार वो पूछा गया है आप लोगों से कि उस्ता कला, एक कला होती है उस्ता कला, कला का नाम है उस्ता कला। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ गया कि उस्ता कला होती क्या है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि उस्ता कला होती क्या है। तो उस्ता कला का मतलब है ऊँट की खाल पर सूक्ष्म चित्रकारी करना। सूक्ष्म चित्रकारी करना क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, ऊँट की खाल पर सूक्ष्म चित्रकारी करना उस्ता कला कहलाती है। यह उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसकी खाल पर सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है, वहाँ के लोग ये करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे कि उस्ता कला क्या होती है, तो ये ऊँट से संबंधित है। ऊँट की खाल पर सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है। जबकि
ऊंट के आभूषण को, जबकि ऊंट के आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गोरबंद कहा जाता है। अरे पहले गोरबंद ये गाने में आता था, मारो गोरबंद नखराड़ो, ये गाने में आता था। तो ऊंट के आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछ लेंगे कि ऊंट के आभूषण को क्या कहा जाता है। तो ऊंट के आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। अरे उसका कला कहाँ की है? बीकानेर की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ ले भाई ऊंट का आभूषण क्या कहलाता है, तो आपको आए नहीं। फिर दूसरी बात, ऊंट के नाक में, ऊंट के नाक में ऊंट को नियंत्रित करने के लिए, ऊंट को नियंत्रित करने के लिए लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई वस्तु डाली जाती है, जिसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ऊंट को नियंत्रित करने के लिए ऊंट के नाक के अंदर एक विशेष संरचना जो लकड़ी की बनी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है गिरबान। क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। यहाँ तक का मामला सेट कर लो भाई जल्दी से, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे आगे की ओर। चलो भैया यहाँ तक का मामला सेट हो गया, फिर चलते आगे की ओर। अब आपसे कोई बोले कि विश्व में, पूरे संसार में, विश्व में, अरे यह समझो और एक विश्व से आवणु और पूरा संसार से, इस संसार के माने सबसे ज्यादा ऊंट कटे पाया जावे, इस संसार में सबसे ज्यादा ऊंट कटे पाया जावे। तो एक हो तो इराक, ईरान की तरफ है, लेकिन अब थान बोल दें कि थाको भारत देश कि विश्व के मायने भारत देश कौन सा स्थान पर है भाई ऊंट पालने में, विश्व में भारत देश का कौन सा स्थान है, ये आपसे बोल दे तो ये पॉइंटेड है। तो आपको करना पड़ेगा कि विश्व में ऊंट के पालन में, ऊंट के पालन में, ऑप्शन ले लो भाई 7, 8, 9, 10, विश्व में ऊंट के पालन में भारत का स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शन है, 7, 8, 9, 10 में लिखो, तब तक बता दो आप लोग। भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका सही करेक्ट आंसर होना चाहिए 10वां स्थान। कौन सा है भैया? 10वां स्थान है। तो पूरे विश्व में भारत का 10वां स्थान है ऊंट के पालन में। अब ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि भारत का तो 10वां है, लेकिन भारत में पहला स्थान किसका है ऊंट के पालन में? तो भारत के अंदर इसका पहला स्थान है राजस्थान का। किसका है भैया? राजस्थान का है पहला स्थान। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लो, ये भी लिख लो आप कि भारत में ऊंट के पालन में, ऊंट के पालन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, पूछ रहे तो बताना भैया कि भारत में ऊंट के पालन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। फिर बोल दे कि कितने % ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो भारत के 75% ऊंट केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के 75% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। अब आपसे कोई बोले कि भारत में कुल ऊंटों की संख्या कितनी होती है? कि वर्तमान मतलब 2000 जो भी 19 की जो पशुगणना थी ना, तो भारत में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में कुल ऊंटों की संख्या 2.25 लाख है भैया, 2.50 लाख, 2.5 लाख ऊंट, 2.50 लाख ऊंट, 2.5 लाख ऊंट है पूरे भारत देश के अंदर, जिनमें से राजस्थान में ऊंटों की संख्या, राजस्थान में ऊंटों की संख्या कितनी है? भाई भारत की बात हो गई कि भारत में तो 2.5 लाख है। अब राजस्थान में ऊंटों की संख्या कितनी है, ये अगर आपसे कोई बोल दे
कि राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी है, तब क्या बताओगे? राजस्थान के अंदर 2.13 लाख। ठीक है, लो भैया इसका सारा 75 अपने ही है। 2,13,000 ऊँट तो अपने पास में ही है, 75% तक ये अपने यही है। तो 2.5 लाख तो है पूरे भारत के अंदर, जिनमें से 2.13 कहाँ पर है? राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ तक का मामला सेट हो गया। फिर देखो राजस्थान में अभी आंकड़े चेंज हो गए भैया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ है? तो 2019 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज़्यादा ऊँट है जैसलमेर में। कहाँ है? या जैसलमेर में है। ये बताना कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ है? जैसलमेर में। फिर आपसे बोले कि राजस्थान में सबसे कम ऊँट कहाँ है? सबसे कम ऊँट कहाँ है? तो बताना पड़ेगा। क्या बताओगे? प्रतापगढ़। क्या बताओगे? प्रतापगढ़। भाई दुनिया में तो अपना कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। उसमें से भारत में ऊँट के पालन में राजस्थान का पहला स्थान है। भारत में कुल ऊँटों की संख्या 2.50 लाख है, 2.5 लाख है, जिनमें से 2.13 लाख कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ है? जैसलमेर में है। और सबसे कम ऊँट कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। यहाँ तक का मामला सेट हो गया होगा। मारो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भैया, लो भैया। अब अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? ठीक है, ये वाला बता दो। मैं साल बोल रहा हूँ 2012, 2013, 2014, 2015। ये मैं साल बोल दिया हूँ भैया। 2013, 2014, 2015, 12, 13, 14, 15। तो ये आपको बताना पड़ेगा 19 सितंबर 2014 को। कितना सितंबर है? 19 सितंबर 2014 को इसमें राज्य पशु के रूप में इसको दर्जा मिल चुका है। ठीक है, राज्य पशु, पालतू पशुओं में मिला भैया। हाँ, पालतू पशुओं में। वैसे राज्य पशु क्या है अपना? चिंकारा। क्या है? चिंकारा। और राज्य पक्षी गोडावण। तो पक्षियों में तो उसको दे दिया, लेकिन अभी पालतू पशुओं की बात करें तो अपने यहाँ 19 सितंबर 2014 को जो राज्य पशु का दर्जा है वो किसको दे दिया भैया? ऊंट को मिल चुका है। किसको मिल चुका है? ऊंट को मिल चुका है। फिर आपसे बोले कि राष्ट्रीय ऊंट तस्करी पशु अधिनियम यह कब बना? अरे भाई हुआ क्या था कि अभी 2014 से पहले है ना, अपने यहाँ ऊँटों के अंदर है ना संख्या में कमी आने लग गई कि भाई पूरी दुनिया में भारत का 10वां स्थान तो पहले ही है, और भारत में एक बस राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। तो ऊँटों में क्या हुआ कि ऊँटों का, जैसे मान लो कि ऊँटों का शिकार कर लिया गया, मांस के लिए उनको काट लिया गया, या ऊँटों का और जो रोग थे उनसे ऊँट मरने लग गए, और है ना जब उसकी तस्करी होने लगी ऊँटों की, और ऊँट पालन बहुत कम हो गया। इसलिए है ना राज्य सरकार ने पहले तो इसको है ना राज्य पशु का दर्जा दे दिया। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी संरक्षण के लिए एक अधिनियम बना दिया। वो बना 2014 में। कब बना? 2014 में ये अधिनियम बना दिया गया, जिसके तहत मतलब जिनके ऊँट जो रखते हैं वहाँ के लोग, उनके ऊँट के बच्चा होने पर 10,000 रुपये किस्तों के अंदर दिए जाते हैं। ऊँट के बच्चा होने पर, ये आप ध्यान रखना भाई। ऊँट अधिनियम के साथ में है ना बेचारों को सब्सिडी दी जाती है। जिनके पास में ऊँट है और जिनके ऊँट के बच्चा होता है ना, तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए किस्तों के अंदर 10,000 रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि ऊँट पालन का और भी क्या हो सके? विकास हो सके। और ऊँट को मारने के लिए या उनका वध करने के लिए या उसकी चोरी तस्करी करने के लिए अधिनियम बना चुका है, और साथ में इसको राज्य पशु का दर्जा भी मिल चुका है 2014 में। ये आपके करंट के क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लेना। 10,000 रुपये लेने तो ऊँट भी पालना पड़ेगा भाई, ऐसे भी कर लो। अब आगे बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ऊँट जो होता है ना, मादा ऊँट जो होता है ना, मादा ऊँट अपने बच्चे को कभी लिक्ष्य नहीं करती। क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, मादा ऊँट
अपने बच्चे को लिक्स नहीं करती। ठीक है, ये भी याद रखना भैया, लिक्स नहीं करती। यहाँ तक का मामला सेट कर लो भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं कि अपने बच्चे को लिक्स नहीं करती। फिर अगली बात, इसमें कुबड़ एक प्रमुख विशेषता है, हम्प। ठीक है, हम्प आप जान गए होंगे। इसमें हम्प की प्रमुख विशेषता है। अब आप पूछोगे कि भाई सर ये क्या काम आता है ना, तो इसकी बात देखना। इसमें हम्प की प्रमुख विशेषता है, डबल हम्प के भी होते हैं और सिंगल हम्प के भी होते हैं। इसकी ये विशेषता आप देखना। इसमें क्या होता है, इस हम्प के कारण क्या होता है, ये अपने तापमान को, यह अपने तापमान को, यह अपने तापमान को नियंत्रित रख सकता है। ठीक है भाई, अपने तापमान को नियंत्रित रख सकता है। अब एक दूसरी बात क्या, इसकी त्वचा के नीचे की ओर ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी त्वचा के नीचे की ओर, त्वचा के नीचे की ओर वसा की परत, आप वसा की परत बोल दो या तह बोल दो, है ना, न के समान होती है, न के समान होती है। और इसी का फायदा होता है भैया, इसी का फायदा होता है कि वो अतिरिक्त तापमान को यहाँ से बाहर निकाल लेता है। कि परत न के समान होती है, न के समान होती है। इससे अतिरिक्त तापमान को, अतिरिक्त तापमान को यहाँ से बाहर निकाल देता है। ये भैया यहाँ तक का मामला सेट है भाई, इसका स्क्रीनशॉट मान ले। मैंने बताया कि इसको राज्य पशु का दर्जा मिला 19 सितंबर 2014 को, और राष्ट्रीय ऊंट तस्करी पशु अधिनियम 2014 में, और मादा ऊंट अपने बच्चे को लिक्स नहीं करती। इसमें हम्प की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। फिर मैंने कहा कि अपने तापमान को नियंत्रित रख सकता है क्योंकि त्वचा के नीचे की ओर वसा की परत न के बराबर होती है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। देखिए भाई आगे कब, अगला क्वेश्चन देखना भाई। इसमें जो हम्प होता है, इसमें जो हम्प होता है ना, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है भाई। कितने सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर घेरदार होती है, और 200 सेंटीमीटर घेरदार होती है। ये बहुत से क्वेश्चन है कि इसके हम्प की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर क्या होती है, ये घेरदार होती है। फिर आप देखना अगली बात, इसकी रफ्तार, इसकी अगर रफ्तार की बात करें कि ऊंट के चलने की बात करें, इसकी रफ्तार 3, ऐसा कर लो भाई, 9 से 12 किलोमीटर, 9 से 12 किलोमीटर पर हावर होती है। ठीक है, इसकी रफ्तार 9 से 12 किलोमीटर पर हावर होती है। यह अपनी पीठ पर, यह अपनी पीठ पर, अपनी पीठ पर 3 से 4 क्विंटल वजन आसानी से उठाकर, आसानी से उठाकर रेगिस्तान में चल सकता है, रेगिस्तान में चल सकता है। मैं पीठ की बात कर रहा हूँ भैया, 3 से 4 कुंटल आसानी से उठाकर पीठ पर ये चल सकता है। वैसे अगर बाल बीयरिंग वाली गाड़ी हो, अगर ऊँट गाड़ी हो ना बीयरिंग वाला, जो टायर लगे होते हैं, उनकी सहायता से तो 15 से 20 कुंटल को आराम से लेकर चल जाता है। ठीक है, 15 से 20 कुंटल को आसानी से लेकर चला जाता है, लेकिन पीठ पर 3 से 4 कुंटल वजन आसानी से उठा सकता है। यहाँ तक का मामला सेट कर लो भाई, यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। फिर देखो आगे, ऊँट को प्रतिदिन, ऊँट को प्रतिदिन, ऊँट को प्रतिदिन 30 से 80 ग्राम
नमक की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 30 से 80 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। 30 से 80 ग्राम तक नमक की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितना लीटर? 18 से 36 लीटर डेली का। इसे याद रखना कि ऊँट को प्रत्येक दिन 30 से 80 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है और साथ ही प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जहाज इसीलिए कहा जाता है कि कुछ में जहाज के कहलाने के गुण है भैया। जहाज इसीलिए बोलेंगे कि इसमें गुण होता है। क्यों? क्योंकि यह 7 दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है। 7 दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है। बिना पानी पिए रह जाता है। और एक बात और, जब पानी पीता है तब ये 135 लीटर पानी, सरप्राइज वाली बात सुन लेना भाई, ऊँट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। राकेश जी सर, ऊँट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। 135 लीटर एक बार में। अब ऐसा क्यों पी सकता है? इसके बारे में सोचने से क्यों पी सकता है? वो इसलिए क्योंकि ऊँट में जब पानी पीता है ना ऊँट, तो ऊँट की आरबीसी का आकार, जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिका है, उनका आकार 240% तक बढ़ जाता है। लेकिन अन्य पशुओं के अंदर ये 135 से ज़्यादा नहीं बढ़ता भाई। 135 से ज़्यादा नहीं बढ़ता, 240% तक बढ़ जाता है। इसलिए ऊँट एक बार में 130 लीटर या 135 लीटर तक पानी पी सकता है। ये आपको यहाँ से आ जाना चाहिए आराम से। फिर अगली बात आप सुनना, वैसे तो जानवरों में वैसे तो पेट कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन ऊँट में पेट 3 होते हैं भैया। ऊँट में पेट के 3 भाग होते हैं। पेट के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं, जिनमें ओमेजम अनुपस्थित रहता है। क्या? ओमेजम अनुपस्थित रहता है। ओमेजन नहीं रहता इसके अंदर, अनुपस्थित रहता है। ऊँट को उसके शरीर भार का ऐसे बोल रहे कि भाई ऊँट को उसके शरीर भार का कितना % शुष्क पदार्थ देना चाहिए। आपसे ये पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा भैया? कि ऊँट को अपने शरीर भार का कितना % शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो बताना, उसके शरीर भार का 1 से 1.5 से 2% आहार देना चाहिए। कितना %? 1.5 से 2% आहार देना चाहिए। यहाँ तक का मामला सेट कर लो। 2 बातें और बची है, जल्दी से मामला सेट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर चले आगे की ओर। जल्दी करो भैया, बिल्कुल टाइम नहीं है, बस 2 बात और रह गई। 2 ही बात, उसको मैं समझा देता हूँ, जल्दी से देख लो भैया। एक ये चीज़ कि ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है भैया। दूध में विटामिन की बात कर ले तो ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। और ऊँटनी के दूध का प्रयोग मधुमेह के जो रोगी है, डायबिटीज़ के रोगी है ना, उनके इलाज में किया जाता है। जिनके डायबिटीज़ है उनके इलाज में इसके दूध का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, ऊँट को रखने के लिए 75 से 100 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। कितना वर्ग फुट? 75 से 100 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये तो था ऊँट का सामान्य प्रबंधन। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऊँट की नस्लें। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए अगले वीडियो में ऊँट की नस्लें और ऊँट के रोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।